किसी भी नियम की गरिमा उसकी व्यवहारिकता पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसे में जब किसी नियम का परिपालन करने के लिए फरमान जारी करने वाले ही उस नियम का उल्लंघन करते हुए नजर आए, तो जिसके लिए वो नियम बना है वो उस नियम का परिपालन कितना करेंगे और कितना नहीं, ये देखने और सोचने वाली बात है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो लाखों कार्मिक हैं, उन कार्मिकों के लिए जो आचरण नियमावली 2002 बनाई गई है, उसके नियम 22, विशेष रूप से उस नियमावली के नियम 22 का परिपालन करने के लिए जो मुख्य सचिव के स्तर से 14 जुलाई को एक आदेश जारी हुआ, उससे राज्य के समूचे कार्मिक समुदाय में उबाल है। वो नियम क्या है? वो नियम बहुत एक सामान्य सी बात है, सबकी क्लिक हो गई है, सब घर घर चूल्हे चूल्हे में ये इस बात नियम को लेकर चर्चा है। नियम है कि नियम 22 में यह है कि अगर कोई चल अचल संपत्ति के लेन देन एवं क्रय विक्रय या अन्य प्रकार के व्यवहार के लिए जो वित्तीय सीमा निर्धारित है, उसमें कहा गया है कि अगर 5,000 न्यूनतम 5,000 से अगर अधिक की कोई लेन देन या क्रय हो तो उसकी अनुमति या उसकी सूचना उच्चाधिकारी को देनी होगी। तो ऐसे में पूरा ये कितना व्यवहारिक है आज के परिवेश में, जो 5,000 के एक मोबाइल हो या कोई भी वस्तु हो, कितने दिनों, ये इसलिए इस बात को लेकर एक आम चर्चा है कि जिसने इस नियम का परिपालन करने का फरमान जारी किया हो, वही लोग, उनमें से ही कितने लोगों ने ये जो 5,000 से अधिक की जो क्रय किया होगा उसके लिए कितनों ने अनुमति ली होगी, कितनों ने अपने उच्च अधिकारी को सूचित किया होगा, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह कहते हुए नजर आते हैं कि जो ब्रिटिश कालीन नियम थे, कई जो ऐसे अप्रासंगिक नियम थे, उनको उन्होंने हटा दिया है, और लेकिन यहाँ उत्तराखंड में जो आचरण नियमावली है कार्मिकों के लिए, वो कार्मिकों के आचरण नियमावली में कई क्लॉज ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अप्रासंगिक हैं। लेकिन इसमें ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसे अप्रासंगिक नियमों का बोझ ढोने की क्या मजबूरी है? क्यों ऐसे नियमों को हटाया नहीं जा रहा है और क्यों उन पर संशोधन नहीं हो रहा है? तो आगे इस पूरे मामले में उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के एक वेबिनार में जो भी विचार विमर्श हुआ, उसको आप सीधे उस वेबिनार की कार्यवाही को आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, कृपया देखें। से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस मुद्दे पे आपने आज एक बैठक रखी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतने सारे संगठन हैं इस प्रदेश में, लगभग मुझे लगता है 200 से अधिक संगठन हैं, और सबसे पहले आपने इस मुद्दे पे सबका ध्यान आकर्षित किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं इसमें जो है बहुत चिंतित हूँ। जब से मैंने ये आदेश पढ़ा है और जब से मैंने समाचार पत्रों में भी ये विषय पढ़ा है, बहुत चिंतित हूँ। आप ये देखिए, मैं ही क्या, मुझे लगता है सभी इसमें चिंतित होंगे। आप ये देखिए, 5,000 रुपया आज की डेट में, आज के समय में 5,000 क्या होता है? आप खुद देखिए ना, 5,000 रुपया किसको कहते हैं? 5,000, अभी हम थोड़ी देर मार्केट जाएंगे ना बच्चों के साथ, 5,000 क्या, हम 10,000 रुपया खर्च कर लेंगे। 5,000 तो कुछ भी नहीं है। शाम को बच्चों साथ होटल में खाना खाने जाएंगे, 5,000 क्या, 10,000 का बिल आ जाता है। 5,000 की एक साड़ी आती है, क्या हम उसके लिए अपने विभागाध्यक्ष से परमिशन लेंगे? बहुत दुख है हमें यहाँ के उच्च अधिकारियों पे, उनकी मानसिकता पे।
कि इस प्रकार की घटिया मानसिकता के जो यहाँ पे अधिकारी हैं, हमें उनका विरोध तो करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप जैसे कर्मठ पांडे जी के साथ मैंने बहुत काम किया है, बल्दिया जी के साथ मैंने बहुत काम किया है। और जब परेड ग्राउंड में एक्स कैडर का मुद्दा था और बल्दिया जी ने कितने बखूबी से एक्स कैडर का मामला, डोबरियाल जी ने आपके नेतृत्व में जो हम लोगों ने आंदोलन किया, हमें जो सफलता मिली, मैं इसी उम्मीद के साथ आज भी आपसे अनुरोध करूंगी, आपसे उम्मीद रखूंगी कि उस जैसे आपने उन आंदोलनों में हमें सफलता दिलाई, ऐसे ही इसमें भी आप सफलता दिलाएंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है संगठनों में बोलते सब हैं, मैंने देखा है, ये ग्रुपों में मैसेज भी करेंगे, लेटरबाजी भी करेंगे, लेकिन आगे आने के लिए हर कोई कतराता है। पता नहीं क्यों कतराता है, ये मेरी समझ से परे है। और इस विषय पे बहुत गंभीर विषय है ये हम लोगों के लिए, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। ये है हमारी आचरण सेवा नियमावली कर्मचारियों की। 5,000 से ज्यादा खर्च करोगे तो परमिशन ताकि आपके साथ रहेंगे। और इस मुद्दे पे आप जो है बहुत गंभीरता से निर्णय लेना, जो निर्णय आपका रहेगा हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे पूर्व अपर सचिव साहब बल्दिया जी, गुड्डी जी और सारे साथीगण जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उन लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो अब देखिए, हम लोग तो रिटायर हो चुके हैं, मिलजुल के जो भी आप लोगों का निर्णय होगा, आप कर्मचारी ही नहीं, हम पेंशनर भी आपके साथ जो है खड़े होंगे, ये आप निश्चित मानिए। ये समय जो दरखास्त की सीमा है, ये आज की डेट में अव्यावहारिक है। जैसा गुड्डी मटूड़ा जी ने भी कहा कि बहुत अव्यावहारिक है। तो सामान्य तौर पर मैं सोशल मीडिया में किसी का प्रोफाइल वो देख रहा था, किसी ने ये अपना इस पर कमेंट डाला था कि कल्पना की थी कि एक मीटिंग चल रही हो जहाँ पर मुख्य सचिव महोदय मीटिंग ले रहे हों और अधिकारीगण प्रतिभाग करते हुए बैठे हों। तो अधिकारी ने चश्मा भी पहना होगा, अधिकारी ने ब्रांडेड कपड़े पहने होंगे, हाथ में घड़ी होगी और भी कई तरह की चीजें होंगी। तो कोई भी आइटम शायद ही उस सीमा से आज की जो इन्फ्लेशन है तो उसका रेट देखते हुए कोई भी सीमा को प्रत्येक प्रतिभागी इसको शायद ही इसके अनुपालन में खरा उतरेगा। तो कहने का आशय ये है कि अगर उसी मीटिंग में ये ठान लिया जाए कि अगर कंडक्ट रूल का क्या अनुपालन सभी प्रतिभागियों ने किया है, तो वहीं पर सारे के सारे प्रतिभाग करने वाले बैठक में सारे के सारे अधिकारी लगभग इस कंडक्ट रूल का उल्लंघन करते हुए मिलेंगे। तो कहने का आशय ये है कि इतने अव्यावहारिक प्रावधानों को आज की परिस्थिति में भी बनाए रखा गया है और इस चीज का संज्ञान दिलाते हुए उनका 100% अनुपालन किए जाने के लिए जोर दिया गया है और ऐसा आदेश किया गया है जिसका व्यवहार में पालन संभव नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रशासन कितना संवेदनशील है ये इससे पता चलता है। तो इसकी जो भी सीमा है उसको व्यवहारिक नजरिए से देखा जाना चाहिए और हमारे जो प्रतिभागी साथी हैं आज मीटिंग में तो अपना अपना मंतव्य देंगे कि इसे व्यवहारिक तौर पर कितना होना चाहिए। लेकिन जितना ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट चाह ले तो किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी पर कंडक्ट रूल का डंडा लेते हुए किसी पर भी कार्रवाई कभी भी की जा सकती है। तो इसलिए ऐसे अव्यावहारिक प्रावधानों को रखे जाने की आवश्यकता आज की परिस्थिति में नहीं है। अगर रखा जाना है तो इसको औचित्यपूर्ण रखा जाना होगा। एक बिंदु इस संबंध में मैं और कहना चाहूँगा कि आज गवर्नमेंट सर्वेंट की वार्षिक जो ACR लिखी जाती है वो ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन का जो प्रपत्र है आप सभी के संज्ञान में है कि उसमें चल अचल संपत्ति का विवरण इत्यादि भी भरा जाना, उसमें भी मेंशन किया जाना अनिवार्य है। उसके बिना एंट्री फाइनली नहीं होगी, ऐसा प्रावधान उसमें रखा गया है। तो अगर उसमें एनुअल असेसमेंट में ये चीज आ जा रही है और एनुअली आपको चल अचल संपत्ति का विवरण देना है
तो इसको अलग से इस तरह से रखे जाने की कंडक्ट रूल में तो अनावश्यक नियम 3 एक्सरसाइज करते हुए किसी भी कर्मचारी पर मिसकंडक्ट के तहत कार्रवाई की तलवार ये हमेशा लटकी रहे, ये आज की डेट में ऐसी परिस्थिति में प्रासंगिक नहीं लगता। और एक नियम 24 के बारे में भी गवर्नमेंट समय समय पर संज्ञान दिलाते हुए सर्कुलर ऑर्डर परिचालित करती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने सेवा संबंधी मामलों के लिए असरकारी या अन्य बाह्य प्रभाव आउटसाइड इन्फ्लुएंस का समर्थन नहीं करेगा। करते हुए यानी कि आप अगर अपने सेवा संबंधी मामले यानी ट्रांसफर, प्रमोशन या और कोई ग्रीवांस कर्मचारी की होती है तो वो अगर किसी राजनीतिक एमएलए, एमपीज या अन्य किसी माध्यम से गवर्नमेंट या सक्षम अधिकारी को दबाव डलवाने का प्रयास करता है तो ये भी मिसकंडक्ट माना जाएगा, कंडक्ट रूल के तहत मिसकंडक्ट माना जाएगा। इस बारे में 2015 में हमारे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने भी एक रूलिंग इशू की थी, जिस पर मुख्य सचिव महोदय की ओर से पुनः इसका संज्ञान दिलाते हुए नियम 24 का कि इसका कठोरता से पालन किया जाए, इस पर सर्कुलर 1 या 2 बार माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम फिर से हुआ था। तो ये नियम 24 भी अपने आप में काफी चर्चा में रहता है, जैसा कि नियम 22 कंडक्ट रूल होता है। ऐसे ही सरकारी कर्मचारी अपना व्यावेदन सीधे नहीं दे सकता, प्रॉपर चैनल ही देगा। तो और भी अन्य ऐसे हैं, विवाह, मैरिज, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी न होने चाहिए। सरकारी कर्मचारी सेवा के समय ही आप अंडरटेकिंग देते हैं कि मेरा एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है या पत्नी है तो पति नहीं है, तो ये प्रावधान भी कंडक्ट रूल से रेगुलेट है। तो इसको भी पृथक से रखे जाने की मेरा ये मानना है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट या इस तरह के वैधानिक प्रावधान पहले से मौजूद हैं, प्रभावी हैं, तो इसको कंडक्ट रूल में रखने की जरूरत क्या है। अगर इस बारे में वैधानिक प्रावधान अगर विधि स्पष्ट है तो इसे पृथक से कंडक्ट रूल में रखा जाना, तो ये अनावश्यक इसको कंडक्ट रूल को विस्तार दिया जाना और इसको कर्मचारियों के लिए अनावश्यक एक तलवार के रूप में रखा जाना उचित नहीं होगा, प्रासंगिक नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। क्योंकि स्पेसिफिक प्रावधान अगर हैं विधि में तो इसे रखना उचित नहीं होगा। अन्य भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं, तो अन्य जैसे अपना जो रहते हुए सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग न करें और खरीदारियां और अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से खरीदारियां कराएं, इस तरह का जो भी प्रावधान है ये नक्सल में इस तरह के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने आचरण नियमावली बनाई है। लेकिन और एक पांडे जी ने और अन्य वक्ताओं ने इसका संज्ञान दिलाया कि आज जो हमारा आर्टिकल 19 हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और लेकिन एक और गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर हम एक आर्टिकल में लिख सकते हैं अपना विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर सकते सामान्य तौर पर। लेकिन एक सोशल मीडिया में आज डेट में आप देखें कि क्या प्रेरणा कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, इसको रेगुलेट करने के बारे में भी कंडक्ट रूल आज की डेट में है। तो आज आपने देखा कि कई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारीगण अपने साथ पूरी मीडिया की टीम लिए चलते हैं और पूरा सोशल मीडिया छाया रहता है और उससे कुछ अर्निंग्स भी होती है, जैसा आप लोग सभी जानते हैं। इस बारे में कंडक्ट रूल साइलेंट है। तो जबकि आम नागरिक के साथ भी ऑन कैमरा कार्रवाइयाँ की जाती हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जबकि मैंने सबसे पहले अपने उद्बोधन में संवैधानिक संरक्षणों का 309, 310, 3 के संरक्षणों का जिक्र किया, नेचुरल जस्टिस का जिक्र किया, आर्टिकल 14 का जिक्र किया। तो ये हमारे संवैधानिक संरक्षण संविधान से मिले हुए हैं एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इनका भी संज्ञान अथॉरिटीज को, राज्य सरकार को लेना चाहिए। इस अनावश्यक कंडक्ट रूल के प्रावधानों से
इन संरक्षणों की वैधानिक संरक्षणों की संवैधानिक संरक्षणों की भी अवहेलना होती है। इसलिए इन कंडक्ट रूल के प्रावधानों को आज के समय के हिसाब से व्यवहारिक होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए और जो अकाउंटेबल हैं इस संदर्भ में उनको ये चीज़ देखनी चाहिए और एक संशोधन इस कंडक्ट रूल में होने चाहिए। मैं अभी काफ़ी आप लोगों का समय लिया, मैं सरसरी तौर पर अभी इतना कहना चाहूँगा। स्पेसिफिक पॉइंट अगर आप साथियों में से किसी के आएंगे तो हम उस चर्चा करने के बाद एक अंतिम मंतव्य उस पर बनाना चाहेंगे। धन्यवाद। 5,000 के अंदर ये जो अगर खरीदे उनको सूचना देंगे। मैं राज्य सरकार से पूछता हूँ कि आपका मुख्यमंत्री से लेके अगर कोई कैबिनेट मंत्री जितने भी अधिकारी यहाँ पर सचिवालय के भीतर है, ये कितना इसका अनुपालन कर रहे हैं? भाई राज्य जनता की क्या जीवन निकाल रहे हैं आप आज की डेट में? अगर हम कोई आचरण करना चाह रहे हैं, राज्य का जो दायित्व होता है, सत्ता होता राजा होता है, पहले अपने ऊपर तो करके देखे ना। यहाँ तो जब आपने एक बार इनकम टैक्स से काट दिया आपने खत्म, दैट्स ऑल। फिर क्या मतलब आपको आदमी कहाँ खर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है? एक आदमी अपने बच्चे के लिए 2,80,000 ऋण लेके वहाँ कहते बैंक में किस्त भर रहा है, तब आप पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया करके बैंक के लोन से पूछते हैं। आपकी मशीन ढूंढती है कहीं अगर 4,000 ब्याज मिलता है उसको तो कि कैसे इसको इनकम टैक्स में काट लाया जाए। लेकिन जब वो कहते हैं 2-2.5 लाख किस्त भर रहा है, वहाँ आपका मतलब नहीं घूमता। सम्मान समारोह पर नहीं जाना चाहिए। आपको जो सम्मान समारोह में कोई शॉल भी मिल रहा है उसको भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ हम पूरा लाव लश्कर लेकर के नाली खोदने के लिए और पूरा अपना चैनल को प्रमोट करने के लिए पूरा मंडल घूम रहे, गाड़ गधेरे घूम रहे, ऐसे जो ऊपर से हमारे संरक्षण दाता है जिनको हमारी नियमावली पर कार्रवाई करने के लिए दायित्व दिया गया है, वही उसको जो है वायलेट कर रहे हैं। और सामने वाला अधिकारी, अगर हम बात करते हैं, हम जो हमारी आचरण नियमावली की, मुझे हंसी आ रही थी, हमारे एक संबंधित टॉपिक पर मैं गया था तो बोले अब जो है सरकारी सेवक आचरण नियमावली के तहत आते हैं। मेरे मुंह से निकल गया सर। मैंने कहा 5,000 की तो आपके हाथ पर घड़ी है, आपका मेरे कमीज 500 की है, तो आपकी जो है 5,000 की तो आप खाली कमीज पहने हुए हैं। तो मैंने कहा जब आप पर लागू नहीं होगा सर तो मुझ पर क्या लागू होता है। चलो ये विषय बात की चीज़ें हैं। कुल मिलाकर कहीं न कहीं हमको इस प्रदेश में, जब हमने अपने इस प्रदेश को बनाने में अपने 94 दिन की सेवा को दांव पर लगा दिया, सब कुछ कर दिया, तो आज हम अपने उत्तराखंड में इस उत्तराखंड की दिशा और दशा को संवारने के लिए कुछ किसी भी हद तक जाएंगे। तो पुनः मैं धन्यवाद क्या आपका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे आदरणीय वालदिया जी ने बहुत ही अच्छी हमें जानकारी दी कि सरकारी आचरण नियमावली जो सरकार से संबंधित कर्मचारी हैं और अशासकीय विद्यालयों में जो काम कर रहे हैं, सब उनके डिफरेंट्स को हम लोगों को बताया। एक बहुत अच्छी सी जानकारी ये रही जिसमें विस्तृत आपने जो हमें खाका दिया उसका नॉलेज हमें हुआ और वास्तव में कुछ सीखने का भी एक जज्बा मिला और सीखने की प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए। और धन्यवाद फ्लोरे जी। आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता और हमारे संरक्षक मार्गदर्शक आदरणीय सुमन सिंह वालिया जी, वेबिनार में उपस्थित गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय प्रवक्ता SK नैयर साहब और सेवानिवृत्त अपर निदेशक माध्यमिक महामंडल आदरणीय अशोक जुगरिया जी, गैरोला जी, लक्ष्मी मैडम, सरोज नोटियाल जी और अन्य उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि आज का विषय, इस वेबिनार का विषय है कि उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली 2002 कितनी प्रासंगिक, तो इस विषय पर सभी वक्ताओं ने अपनी
विस्तार से अपना विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया और उन सब विचार विमर्शों हुए विचार विमर्श के बाद आदरणीय सुमन सिंह वालिया साहब ने पूरा आचरण नियमावली और को पूरा विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या कर दी और कौन से इसमें बिंदु प्रासंगिक हैं और कौन से अप्रासंगिक हैं, कहाँ पर इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है और कहाँ पर इसको कई बिंदु ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उन सब का डिटेल से उल्लेख कर अपने वक्तव्य में किया है। मैं चूँकि वालिया साहब इसमें पूरी बात कह चुके हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज की जो ये वेबिनार में जो भी विषय, जो इस महत्वपूर्ण विषय पर जो भी सभी लोगों ने जो अपने विचार विमर्श दिया है, उसका हमें आज के वेबिनार का एक कार्यविरोध निकालेंगे और कार्यविरोध में आचरण नियमावली की जिससे से विस्तृत समीक्षा करके जिन बिंदुओं को अप्रासंगिक माना है और जिनको इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, उन सब का व्यापक विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए इसको गवर्नमेंट को ये कार्यविरोध आज के वेबिनार का जाएगा, ये मैं एश्योर करता हूँ। क्योंकि कोई बातें आती हैं इतने महत्वपूर्ण विषय में पूरे राज्य के पूरे कार्मिक समुदाय के बीच में इस बात को लेकर एक नाराज़गी है और इस बात को लेकर हम खाली एक हवाई मीटिंग कर लें और अखबारबाजी तक ही सीमित रखें, ये उचित नहीं है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर कार्मिक एकता मंच गवर्नमेंट को आज की इस वेबिनार में जो भी विचार विमर्श हुआ है उसको एक सुझाव के रूप में गवर्नमेंट को एक कार्यविरोध आज की वेबिनार का जारी करेगा। और इस वेबिनार के जरिए ये बात भी आई है कि जैसे आचरण नियमावली में कोई कार्मिक अगर अपने साहित्य या कोई पुस्तक लिखता है या उससे उसके जो रॉयल्टी आती है और उसके जो प्राविधान हैं, उसी प्रकार 2002 में आचरण नियमावली है। 2002 के बाद उस समय तो ये मोबाइल वगैरह सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन 2002 के बाद आज की परिवेश में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया इतना असरदार के रूप में असरदार हो चुका है कि कई सरकारी कार्मिक सोशल मीडिया के तहत यूट्यूब चैनल भी अपना बनाए हुए हैं और उससे उनको लाखों की अर्निंग भी हो रही है और अपने जो राजकीय जो पद हैं उनके उन पदों का दुरुपयोग करते हुए भी वो अपनी यूट्यूब चैनलों को चला रहे हैं, बहुत प्रभावशाली बना रहे हैं और लाखों उनके फॉलोअर हैं, लाखों की उनकी अर्निंग हो रही है। तो उन पर क्या ये आचरण नियमावली लागू नहीं होती है? ये आज के वेबिनार के जरिए हम इस सवाल को भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से सरकार के संज्ञान में लाना चाहेंगे। अविभाजित उत्तर प्रदेश में भी ये आचरण नियमावली थी और अविभाजित उत्तर प्रदेश में रहते हुए जब हमने 1994 में जो राज्य प्राप्ति के लिए जो ऐतिहासिक आंदोलन किया, 94 दिन का हम अपनी कुर्सियों को दाव में लगा के सड़कों पर 94 दिन तक हमने संघर्ष किया, उस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि उस समय ये आचरण नियमावली क्यों लागू नहीं हुई। और जब राज्य का गठन हुआ, राज्य का गठन होने के बाद मैं तो कहता हूँ हमने कार्मिकों ने बगावत की थी उस समय आचरण नियमावली के तहत। वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक इशू था, राज्य प्राप्ति का मुद्दा, लेकिन उसमें समूचा कार्मिक समुदाय कूदा और अपनी कुर्सी को दांव में लगाकर 94 दिन तक उस हर संघर्ष में रहा। या ऐसे स्थिति में जबकि पूरा जन आंदोलन रामपुर चिराहा कांड के बाद एक और बाइंड अप हो गया था, लेकिन उसके बावजूद कार्मिक समुदाय एक अनुशासित ढंग से उस आंदोलन की लौ को जागृत रखा। और राज्य गठन के बाद जब यहाँ पर महामहिम राज्यपाल का जो प्रथम अभिभाषण हुआ विधानसभा में, उस अभिभाषण में राज्य प्राप्ति में कार्मिकों की भूमिका की सराहना की गई है, पहला अभिभाषण है।
लेकिन उसके बाद हमने जो देखा, जब हम अपने कार्मिक समुदाय या कार्मिक संगठनों के नाते हम जब अधिकारियों के टेबल में गए अपने ही सेवा संबंधी मामलों को लेकर, और उससे इतर और कोई समस्याएं अगर हमने उठाई, राज्य हित से जुड़ी कोई मुद्दा ऐसा उठाया, तो अधिकारियों ने को ये कहते हुए हमने सुना कि इस मुद्दे से आपका क्या मतलब, आप अपने मुद्दे की बात कीजिए। तो ये बात और आचरण नियमावली का हवाला देते हुए हमेशा कार्मिकों की आवाज़ को चुप कराया, आवाज़ को दबाया जाता रहा। अभी वाले साहब ने हड़तालों की बात कही, स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही, समाचार पत्रों में कोई भी सरकार की आलोचना करने की बात कही, आचरण नियमावली में जो मेंशन है। तो हम आज की इस वेबिनार के जरिए ये भी कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आचरण नियमावली जिस राज्य में भी जो भी होगी, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तराखंड के कार्मिक समुदाय ने ही इस राज्य प्राप्ति के आंदोलन में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। और जब आचरण नियमावली की बात करें तो आचरण नियमावली में जिस ढंग से प्रावधान रखे गए हैं, बिल्कुल अप्रासंगिक प्रावधान रखे गए हैं, उनको विड्रॉ किया जाए और उनको प्रासंगिक बनाया जाए, व्यवहारिक बनाया जाए। कोई भी नियम, आचरण नियमावली हो या कोई भी नियम हो, तो वो नियम ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक होना चाहिए। जो व्यवहारिक ही नहीं है उसको आप एक थोपने वाली बात है। वो थोपने वाली बात उसको इम्प्लीमेंट कब होता है, जब किसी पर अगर खुन्नस निकालनी होती है तब वो उस नियम का उपयोग किया जाता है। तो सेम यही आचरण नियमावली का यहाँ पर प्रसंग है। इस ढंग से ही हम इसको देखते हैं और इस पूरे मामले में अधिक न कहकर इसको पूरे अपने हम आज के इस वेबिनार के कार्य जो जारी करेंगे उसमें इन सारी बातों का उल्लेख करते हुए गवर्नमेंट को एक सुझाव के रूप में इसे प्रस्तुत करेंगे। और क्योंकि हमने एक पूरा जो हमारा आज के वेबिनार है या पिछले 2 वेबिनार हो चुके हैं, वो जवाबदेही के लिए एकता की मुहिम के तहत हुए हैं, एक जन जागरण के तहत हुए हैं। ये वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है। ये पंचायती चुनाव के बीच में यहाँ पर ऐसा अजब गजब, ऐसा हैरत अंगेज मामले सामने आए हैं जिससे हमें ये सोचने के लिए विवश कर दिया है, जिससे हमें ये जन जागरण अभियान चलाने के लिए विवश कर दिया है। क्यों क्या है? क्योंकि राज्य गठन के शुरुआती दौर से ही नियम कायदे कानूनों की अनदेखी जिस संख्या होती आ रही है, लेकिन उसके बावजूद किसी के कानों में जूं नहीं लग रही, किसी को कोई भय नहीं रहा। नियम नहीं होने के बावजूद सेवा विस्तार दिए गए, नियम नहीं होने के बाद नियम को की जो प्रक्रियाएँ हैं उनको दरकिनार करते हुए बैकडोर से नियुक्तियाँ हुई। ट्रांसफ़र एक्ट की बात अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बात कही। ट्रांसफ़र एक्ट का आज तक जो परिपालन की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। तो लेकिन इस समय जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच में जो पंचायती राज अधिनियम के जो क्रियान्वयन की बात हुई, उसको लेकर सबके तोते उड़े हुए हैं। इवन एक जिलाधिकारी ने एक क्वेरी की और उसमें चुनाव आयोग ने जो उसको कह दिया कि जिसका 2 जगह नाम होता है, निकाय में और ग्राम पंचायत में, वो भी चुनाव लड़ सकता है क्या? तो चुनाव आयोग ने उसको ये यस कह दिया, हाँ लड़ सकता है कह दिया। और उसके बाद जो फिर माननीय उच्च न्यायालय में जिसके जो चला मामला और उस पर जो माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्णय आए, उसके बाद अब स्थिति ये है कि नाम ही नहीं है। बड़ी हैरतअंगेज बात है। चुनाव है, आज हो रहा है, लेकिन इस चुनाव के बाद फिर तलवार गिरेगी। जो यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन हुआ है उस पर फिर से गाज गिरेगी और फिर से पुनः चुनाव होंगे और जो जीते हुए हैं वो उनकी कुर्सी जाएगी और पुनः उसमें उपचुनाव होंगे। ऐसी स्थितियाँ हैं। और इन सब बातों के लिए, इन सब बातों को देखते हुए हम जो कार्मिक एकता मंच की जो मुहिम है, जवाबदेही के लिए एकता की मुहिम, तो जवाबदेह कौन?
आखिर जो भी बातें होती हैं इस राज्य में, हमारा अपना कार्मिक एकता मंच का जब से गठन हुआ है, हमने एक ही बात कही है कि कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान जवाबदेही है। जवाबदेही अगर सुनिश्चित हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा, यह हमारा दावा है। हड़तालों के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए गए, उन निर्णयों का आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। संवाद शून्यता को हड़तालों का प्रमुख कारण बताते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सभी विभागाध्यक्षों के स्तर पर एक शिकायत प्रकोष्ठ गठित करने के निर्देश दिए गए, लेकिन वो सब फाइलों में ही धूल भाग रहे हैं। तो तमाम ये बातें हैं जिन बातों को लेकर कार्मिक एकता मंच जवाबदेही के लिए एकता की मुहिम छेड़े हुए हैं और निश्चित रूप से देर आए दुरुस्त आए, हम इसमें कामयाब हो रहे हैं और सभी कार्मिक समुदाय के बीच में कार्मिक एकता मंच की इस मुहिम को सराहा जा रहा है। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की इस वेबिनार में हमारी गुड्डी मटुला जैसी डायनेमिक लेडी ने आज इस वेबिनार को अटेंड किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है और आगे भी हम ऐसे ही जुड़ेंगे और इस एकता की मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने की दिशा में संकल्पबद्ध होकर कार्य करेंगे। जगत सिंह दशीला जी भी उपस्थित हुए हैं और वालिया साहब ने, वैसे तो हम चाहते हैं कुछ क्वेरी अपनी को रखें इसमें, फिर क्योंकि ये लंबा सेशन जो हो जाएगा, लेकिन और फ्लोरिया जी ने भी बहुत अपनी जो प्रेक्षाएँ रखी वालिया साहब के सामने, उनको भी हम संज्ञान में लेंगे। वालिया साहब और उन पर भी जो भी जिज्ञासाएँ हैं उनको वो करेंगे। दशीला जी देर में आए हैं, दशीला जी कुछ कहना चाहेंगे तो उससे पूर्व मैं दशीला जी, फ्लोरिया जी से आग्रह करूंगा कि दशीला जी को भी सुन लिया जाए और इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पुनः अशोक जुकरिया जी का हार्दिक स्वागत करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कार्मिक एकता मंच को, जो कि शहीदों के सपने को साकार करने के लिए इसका जन्म हुआ है और इस कार्मिक एकता मंच को की मुहिम, एकता की मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक पूरा योगदान देने का यहाँ पर एक कमिटमेंट किया है, उससे हमें बहुत खुशी हुई। और इसी के साथ मैं अपनी बात को पुनः विराम देता हूँ। आदरणीय सुमन सिंह वालिया जी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ और फ्लोरिया जी से आग्रह करता हूँ कि दशीला जी जो देर में आए हैं वो भी कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी बात को भी सम्मिलित कर लिया जाए। धन्यवाद।